नमस्कार दोस्तों। अच्छा फिर कभी का 12वां भाग। उपन्यास की नायिका आस्था कह रही है, मेरी जिंदगी। विश्वविद्यालय का रूटीन बराबर चल रहा था। अल-फैद मुझसे हमेशा हिंदी में बात करने की कोशिश करता था। आस्था, क्या हाल ताल है तुम्हारा? ठीक हूँ फैद भाई। हे, तुम हमको भाई क्यों बोला? मैं तुम्हारा भाई नहीं, दोस्त हूँ। ठीक है फैद भाई। यह कहते हुए मैं हंसती हुई चल देती। ज्योग्राफी में ही रानी और उन 3 लड़कों और लड़कियों का ग्रुप भी कभी कभी आ जाता, जिन्हें मैंने अपने बुआ घर प्रवास के दौरान पहली बार रानी के साथ देखा था, जो मेरी रैगिंग के समय किसी भी जगह आ जाते थे और शर्ट का तीसरा बटन देखने का आदेश देते थे। इस ग्रुप में 6 सदस्य थे, जिनके नाम थे रानी आनंद, नीलम विक्रम और अंजू विनीत। सभी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे, अर्थात जीएफ एंड बीएफ। इनकी मित्रता बड़ी सघन थी। विश्वविद्यालय में सभी साथ देखे जाते थे। बुआ के घर भी शाम को जमावड़ा होता था, इसलिए मैं भी उनकी दोस्त बन चुकी थी। महीने भर में मैं सभी से परिचित हो चुकी थी। सुनैना का पुराना फ्रेंड जॉन अफ्रीकन था, किंतु मेरी दोस्ती इन सभी से अधिक बुआ से थी। हम शाम को आबाद गति से टहलने जाते थे। वे कभी कोई किस्सा सुनाती थीं तो कभी कोई और। समय जा रहा था, पढ़ाई हो रही थी। बुआ के घर के सामने रानी का ग्रुप, सुनैना और जॉन भी खड़े थे। मैं हॉस्टल से बुआ के घर जा रही थी कि विनीत ने टिप्पणी की, रानी, तुम्हारी यह बहन आस्था है बहुत सीधी। हेलो से आगे बढ़कर कभी किसी से दोस्ती ही नहीं करती। रानी भी हंसते हुए बोली, हाँ, उसकी दोस्ती हमसे कम हमारी अम्मा से ज्यादा है। यहाँ हम सब अपने एज ग्रुप के साथ चहलकदमी करेंगे तो आस्था मेरी अम्मा के साथ। विनीत ने पूछा, ऐसा क्यों? रानी तो रानी, जवाब दिया, साई की प्रॉब्लम। बातें मुझे सुनाकर कही जा रही थीं, लेकिन मैं सुनकर भी अनसुना कर रही थी। सुनैना ने फिर मुझे पुकार लिया, आस्था, यहाँ आओ ना, देखो सब तुमसे मिलना चाहते हैं। रुक कर मैं बोल उठी, खींच तो गई ही थी। मिल तो मैं तुम सबसे चुकी हूँ, कोई खास बात हो तो बोलो। मैंने इस घटना का जिम्मेदार विनीत को माना और उसकी ओर नाराजगी से देखा। मैंने पाया वह हंस रहा था। बिना आगे रुके मैं पीछे देखते हुए बुआ के पास चली गई। बाहर का ग्रुप फिर घूमने निकल गया। आज बुआ का मन घूमने जाने का नहीं था। मैंने चाय बनाकर पिलाई। गरीबा आज छुट्टी पर थी, इसलिए खाना बनाने का काम बुआ का था, और बुआ को खाना बनाने की कतई आदत न थी। मैंने थोड़ी मदद कर दी। मैं भी कोई एक्सपर्ट न थी, फिर भी सब्जियां काटने, बर्तन लगाने में मदद कर ही सकती थी। रामू भी बीच बीच में कुछ कुछ कर रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ, घर में 2-2 लड़कियां होने के बावजूद बुआ पर ही सारी जिम्मेदारी है। दोनों लड़कियां बाहर टहल रही हैं। मैं चिढ़ गई थी, इसलिए बुआ से बोली, अब जाऊंगी मैं बुआ, थोड़ी देर में रानी और सुनैना आ जाएंगी, तब वे मदद करेंगी। बुआ क्षुब्ध हो गई, मदद कर देंगी? अभी 9 बजे तक कोई लौटने वाली नहीं है। इन लड़कियों को कुछ भी सुविधा दो, मगर घर में इनका मन रमता ही नहीं है। यदि इन्हें ससुराल संपन्न नहीं मिला तो 8-8 आंसू रोएंगी। संपन्न हो भी तो ससुराल ही होता है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। बुआ दुखी लग रही थी। मैंने बात को आगे बढ़ाना उचित न समझा और उनकी थोड़ी और मदद करके वापस आने के लिए चल पड़ी। बाहर आई तो देखा सड़क पर विनीत और अंजू टहल रहे हैं। बाकी सब लोग जा चुके हैं। पास जाने पर लगा कि टहलने में झगड़ा भी शामिल है। मैं अनसुना करके आगे बढ़ जाना चाहती थी, किंतु अंजू ने आवाज़ दी, आस्था, विनीत लाइब्रेरी तक टहल कर आना चाहता है। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, तुम चाहो तो चली जाओ। वह शाम से ही मेरे पीछे पड़ी थी। मुझे समझ नहीं आया कि यह आदेश था, अनुरोध था या अनुशंसा। फिर भी मैंने सपाट स्वर में उत्तर दे दिया, मुझे हॉस्टल जाने की जल्दी है, इसलिए आज मैं बुआ के साथ टहलने नहीं गई। फिर कभी अंजू
आज जाती हूँ। बुआ मेरे लिए बहाना बन गई और मैं आगे बढ़ गई। मैंने पलटकर देखने की कोशिश भी नहीं की। रानी के सभी दोस्त मुझे रानी की तरह ही व्यवहार करना चाहते थे। अजब किस्म की अवज्ञा थी सभी में। अंजू और विनीत हमेशा साथ साथ देखे जाते थे। पता नहीं क्यों सुनैना के मुकाबले रानी एंड कंपनी के व्यवहार से मैं अधिक क्षुब्ध थी। हर समय लगता था जैसे उसे किसी की परवाह नहीं है। पीछे से विनीत की आवाज़ आई, आस्था 2 मिनट रुको तो। मैं अपनी जगह पर ठहर गई। अंजू जा चुकी थी। पास में ही बस स्टॉप था। विनीत का स्वर अतिरिक्त विनम्र था। वह बोला, मैं जानता हूँ तुम्हें जल्दी है, मगर 5 मिनट में चली जाना। इस सब से मैं भी विचलित थी। घर वालों की भी याद आ रही थी, जिन्होंने मुझे कर्टसी सिखाई थी। मेरे अंतर्मन ने कहा, अंजू ने अपनी आदत के अनुरूप विनीत की कुछ सुनी नहीं होगी और उसकी आवश्यकता के क्षणों में उसे इनकार कर दिया होगा। मन नहीं था, फिर भी मैं रुकी। बाकी शुरुआत विनीत को करनी थी। मेरे पास कहने को तो कुछ था ही नहीं। तुम बहुत कम बोलती हो आस्था। जब बोलूँगी तो इतना बोलूँगी कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अच्छा, बोल कर देखो, मैं बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। जितनी देर कहोगी उतनी देर। मैंने पूछा, रात में भी? उसने हाँ में सिर हिलाया। क्या बात है विनीत, आज तुम पूरी मंडली के साथ में नहीं हो और अंजू भी तुम्हें छोड़कर चली गई। मुझे क्यों नत्थी कर रहे हो इस सब में? वह बोला, मैं तुम्हें नत्थी नहीं कर रहा हूँ आस्था। मन नहीं लग रहा है और कुछ खास करने के लिए है नहीं। तुमने कहा कि मंडली नहीं है और अंजू, वह तो मतलब कि यार है। जितनी देर उसका मन लगता है या काम सधता है उतनी ही देर आसपास रहती है। मैं खुद शॉक्ड हो गई। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि इस समय यह चोट खाया हुआ आदमी है और मैं उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण हूँ। सहानुभूति में मेरा द्रवित मन तो कुछ भी कर सकता था। कहाँ मुझे हॉस्टल जाने की जल्दी थी और कहाँ हम दोनों बस स्टैंड की रेलिंग पर बैठ गए। बात करते हुए 45 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चला। आती जाती गाड़ियों की रोशनी में जब घड़ी देखी तो बहुत देर हो गई थी। मैंने चलने का मन बनाया। विनीत भी मेरे साथ साथ चल दिया। मैं अपने हॉस्टल गई, वह अपने। इसके बाद मैंने नोटिस किया कि विनीत रानी के ग्रुप में कम रहता है। आते जाते मेरी उसकी 2-4 बातें होती थीं। आज के लिए यहीं तक दोस्तों। आगे का किस्सा अगले वीडियो में। नमस्कार।